स्क्रीन आ गई। हेलो एवरीवन, स्क्रीन आ गई। ओके, सो शुरू करने वाले हैं आज यूपी टीजीटी साइंस 2025 का जो रिवीजन चल रहा है उसमें हीट वाला चैप्टर, हीट ऊष्मा। देखिए, हीट रिलेटेड है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल से। इसमें ना 2-3 चैप्टर इंक्लूडेड है। एक तो आता है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हीट से रिलेटेड, यानी हमारी स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट एंड द कलर ऑफ कैलोरीमीटर, कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर या थ्योरी ऑफ कैलोरीमीटर, वो सब आता है। उसके बाद इसी में आता है थर्मोडाइनमिक्स। तो अच्छा खासा ये चैप्टर है हमारे एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन इंक्लूड है। आज के इस रिवीजन में हम करने वाले हैं टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, और जो ये Cp माइनस CV इज इक्वल आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला समझेंगे। साथ साथ हम करेंगे कैलोरीमीटर का कंसेप्ट। ये सारे टॉपिक हम करने वाले हैं, तो ज़्यादा फालतू के टॉपिक नहीं करेंगे, बस इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा क्या आता है, टेम्परेचर स्केल्स आते हैं जिससे हमें करना होता है। देखो टेम्परेचर का आपको पता है, व्हाट इज़ टेम्परेचर? तापमान क्या है? तापमान क्या है? किसी भी चीज़ के कोल्डनेस या हॉटनेस की जो मेज़रमेंट है वही हमारा तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। अब तापमान को नापने के डिफरेंट स्केल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम लंबाई को नापते हैं तो लंबाई को नापने के भी डिफरेंट स्केल्स होते हैं। लाइक कोई मीटर में, कहीं फुट, कहीं किसी और में, गज में, यार्ड, मतलब समझ लो। इसी तरह से टेम्परेचर को नापने के भी डिफरेंट स्केल्स होते हैं। लाइक डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री रेडियन, र्यूमर, ठीक है। इस तरह से आते हैं सब ठीक है, रेकिन्स एंड रेमर। तो अब ये सभी हैं, इनमें आपको क्या याद रखना है, लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट कितना है। तो 3-4 मेन है, इन सब के याद रख लो। यही 5 जो मैंने बनाए यही सभी मेन है। इसमें से देखो, अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस और डिग्री र्यूमर की, इनमें दोनों में लगभग सेम है, 0 और 80। इसमें 0 से 100 है, इसमें 0 से 80 है। ये चीज़ें याद रखनी है कि इसके 100 पार्टीशन में इसके केवल 80 पार्टीशन हो रहे हैं, ठीक है। लोअर पॉइंट दोनों का सेम है, बाकी सबका लोअर पॉइंट चेंज है। तो ये चीज़ हो गई, क्लियर हुआ। इन चीज़ों को हमें याद करना है। ओके, खानों की संख्या से मतलब है कितना उनका रेंज है, कितनी उनकी रेंज होती है। अब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर केवल हम 0 से 100 डिग्री तक ही नापते हैं। एक्चुअली ये जस्ट एक कॉमन स्केल है। नाप तो इनमें माइनस में भी सकता है, नाप इनमें प्लस में भी सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होता होगा, नहीं। 1000 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। बस ये एक कॉमन स्केल है जो जनरली हम यूज़ करते हैं। ओके, अब शुरू करते हैं। देखो हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये। सबसे पहले तो इन टेम्परेचर का, इन तापमान का एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलाव, दैट इज़ चेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। इसके लिए आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और देखा जाए तो ये फार्मूला बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली इसमें हम कवर क्या रहे हैं, इसमें हम एक स्केल का दूसरे स्केल से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसमें हम 2 स्केल का कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन कैसे, ये सुनो। मान लो हमारे पास कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, ओके, और डिग्री सेल्सियस से मुझे उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो मैं बस क्या कह रहा हूँ, मैं बस ये कर रहा हूँ, जो इन दोनों टेम्परेचर स्केल पर जो भी इनका लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग मैं इनको इक्वलेट कर रहा हूँ। लाइक अगर मैं डिग्री सेल्सियस की रीडिंग में से लोअर पॉइंट घटाऊँ, दैट इज़ 0, और अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट करता हूँ, समझ रहे हो ना। देखो डिग्री सेल्सियस जो भी मेरा टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें से मैंने उसकी लोअर पॉइंट घटाई कि लोअर पॉइंट में से वो कितना है, ठीक। फिर जितना उसका टोटल रेंज है, दैट इज़ 100 माइनस 0। इसी तरह से अगर मैं f के साथ करूँ तो f माइनस 32, इसका लोअर पॉइंट 32 होता है। और फिर नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे आएगा इसका अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट 212, तो 212 माइनस 32, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखो तो ये डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल f माइनस 32 अपॉन 180, आया कि नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली एक जो हमें स्केल दिया गया है उस दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए बस इतना कर रहे हैं कि दोनों को इक्वलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला एक ही है, जो भी रीडिंग हमें दिया है माइनस लोअर पॉइंट अपॉन उसकी रेंज कितनी है, दैट इज़ अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। बस इसी तरह से हम किसी भी थर्मामीटर को, जो हमें ये जो 5 हैं,
ये दिए हुए हों या इनसे अलग कुछ भी दिए हुए हैं, हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब मान लो एक फॉल्स थर्मामीटर दे दिया, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक हमें फॉल्स थर्मामीटर दे दिया, डिफ़ॉल्ट थर्मामीटर दे दिया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है कोई, ओके, इस तरह से दे दिया, या हमें दे दिया कि एक थर्मामीटर है जिसमें कोई एरर है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर कैसे करते हैं, मान लीजिए हमें कोई एक थर्मामीटर दिया जिसमें लोअर पॉइंट 5 है, अपर पॉइंट 90 है, और ये पूछ रहा है कि इसके बीच में कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसकी रीडिंग डिग्री सेल्सियस में कितनी होगी, यानी इस पे जो रीडिंग है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो अब देखो इसमें भी हमें सेम ही फॉर्मूला लगाना है। आपने फॉर्मूले बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन फॉर्मूला जो लगाना है वो सेम है। जो मैंने यहाँ बनाया ना, यही फॉर्मूला मैं उसमें बनाऊंगा। उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, देखो डिग्री सेल्सियस में बताना है, दैट विल बी डिग्री सेल्सियस माइनस 0, यानी मैंने डिग्री सेल्सियस का क्या करा, जो हमारा स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग करा, डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये तो डिग्री सेल्सियस के लिए गया। अब सेम चीज़ मैं इसमें करूँगा, रीडिंग जो मुझे बतानी है उसमें से माइनस करूँगा इसका लोअर पॉइंट, दैट इज़ ऑफ 5 अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। समझ गए, बस इतना सा है। अब मेरा क्या रह गया, यहाँ तो रह गया C/100, इधर क्या रह गया R-5/85। तो जो कुछ भी बचा है बचने दो, मुझे क्या मतलब है उसका, जो भी रीडिंग उसकी है वो आ जाएगी। अगर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी हमारे पास जो भी रीडिंग उसने दी होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और करेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा R-5/85 इंटू 100। आपको इजीली रीडिंग डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगी। समझ गए, बात क्लियर हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक थर्मामीटर का जो हमें दिया हो उसे दूसरे थर्मामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया, आपको पता नहीं क्या क्या लिख के देंगे वो। इससे अगर हम इसे बुक्स की टर्म्स में लिखे तो बुक की टर्म वाले पता क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल रीडिंग माइनस T0 अपॉन T100 माइनस T0 इंटू 100, इस तरह से करके देंगे। और R की जगह भी क्या रखेंगे, R की जगह रख लेंगे दैट R एट एनी टेम्परेचर, R एट एनी टेम्परेचर, इस तरह से करके दे देंगे। जबकि है ये सेम जो मैंने बताया, किसी भी टेम्परेचर में जो रीडिंग दी है माइनस कर दो लोअर पॉइंट अपॉन उसकी रेंज, दैट इज़ अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, बस, और उसे डिग्री सेल्सियस के इक्वलेट कर दो। इतना इजी सा ये है। अब कोई थर्मामीटर दे दें आप इजीली कर लेंगे। तो फिलहाल फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तब करा दूंगा। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास 2-3 तरह के आते हैं, पारे का तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, स्थिर आयतन। अब इसमें चीज़ें क्या चेंज होती हैं, देखो इसमें पारे में समझते हैं। तो पारे में समझते हैं, पारे में क्या होता है जनरली, ये डिपेंड करता है लेंथ पे। पारे का जो तापमापी है वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे, कि भाई इतने टेम्परेचर पे इतनी लेंथ थी, टेम्परेचर बढ़ा तो इतनी लेंथ हो गई। तो एक पर्टिकुलर रीडिंग पर डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर आएगा, समझ गए, लेंथ पे डिपेंड करता है। प्लेटिनम प्रतिरोध, देखो ये जो है ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होता है। किसी भी सबस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने वही चीज़ यूज़ कर ली है, किसके लिए, टेम्परेचर बताने के लिए। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की रीडिंग देंगे और स्थिर आयतन में आपको वॉल्यूम की रीडिंग देंगे। क्लियर समझ में आई या नहीं? ठीक है, चलो इन तीनों का मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारा डिग्री सेल्सियस वाला तो सेम है, डिग्री सेल्सियस में 0 से लेके 100 तक का पॉइंट होता है, कोई रीडिंग हमारी आएगी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके लिए वो कह रहा है प्रतिरोध तापमापी है, तो वो कह रहा है कि हमारा कोई टेम्परेचर है T0 जो कि होता है मान लो 2 ओम पर। T0 मतलब लोवेस्ट पॉइंट हो गया, समझ लो ना, लोवेस्ट पॉइंट हो गया। और वो कहता है कि 100 या 80 तक, 80 ओम पर T100 हो जाता है। ठीक है, 80 ओम पर कितना हो जाता है T100। तो इसमें डिग्री सेल्सियस मान लो 50 डिग्री सेल्सियस की ओम में कितनी रीडिंग आएगी, कितने ओम पर 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा। कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमें आएगा हम फॉर्मूला वही बनाएंगे। ठीक है, कौन सा, डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। अब इसके देखो अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट क्या है, जो भी रीडिंग इसकी आएगी वो माइनस लोअर पॉइंट दैट इज़ 2 ओम
अपॉन 80 माइनस 2 दैट इज 78। समझ गए? ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फॉल्टी थर्मामीटर दे दे, कुछ भी दे दे, कैसा भी दे दे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है, ना कि रट्टा मारना है। समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों को इक्वलेट कर रहे हैं, दोनों को बराबर रखना है बस। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ या ना? इससे क्वेश्चन आना ही आना है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मल एक्सपेंशन से क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन उसमें प्रसार, उसमें प्रसार का मतलब क्या है, किसी जब हम सबस्टेंस को जनरली मेटल्स को हीट देते हैं तो हमें पता है वो एक्सपेंड करता है, फैल जाता है। कोई भी मेटल जब आप उसे हीट दोगे तो वो क्या करेगा, उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन किसे कहेंगे, व्हेन लेंथ इंक्रीज, जब लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो उसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा आता है क्षेत्रीय प्रसार, दैट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन एरिया, जब किसी चीज़ को शीट को गर्म करें, जब किसी शीट को गर्म करी और उसके एरिया में इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, एरिया बढ़ गया, दैट इज़ लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बढ़ गई, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, उसे हम कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और शॉर्ट में एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आई बात? एरियल एक्सपेंशन। तीसरा आता है आयतन प्रसार, दैट इज एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, ठीक है, यानी जैसे कोई क्यूबॉइड शेप मान लो, या कोई भी शेप तो कैसी भी हो सकती है 3D में, ये हमारी 3D शेप है। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, ये पूरी तरह से इंक्रीज हो जाएगा, लंबाई भी बढ़ी, चौड़ाई भी बढ़ी, ऊंचाई भी बढ़ गई, मतलब कुल मिला के इंक्रीज हो गया हर तरफ से। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार। समझ में आई बात या नहीं? सबसे पहले तो मैंने प्रसार समझा दिया, दैट इज एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। और कब हो रहा है ये, हीट करने के बाद, दैट वाई इट इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल से हीट करने के बाद हो रहा है। इतनी बात क्लियर, हाँ या ना? ओके, अब बात करते हैं, ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या सभी सबस्टेंसेस के लिए सेम होता है? क्या सभी सबस्टेंस को सेम टेम्परेचर देने पर सेम लेंथ इंक्रीज होगी? नहीं, इट्स वेरिएट्स अपॉन द मटेरियल। ये डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है मैंने लोहे को 100 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर मान लेते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर मैंने लोहे का बढ़ाया और मैं मानता हूँ, मान लो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, अब वो 5.2 हो गई, ठीक है, और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जो सिल्वर है, सिल्वर को भी इतना ही गर्म करूँ और टेम्परेचर मतलब जो लेंथ है उतनी ही बढ़ जाए। मतलब कि अगर मैं 50 डिग्री सिल्वर को भी गर्म करता हूँ तो लेंथ उतनी बढ़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल, इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल। तो मटेरियल के लिए एक खास चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। यहाँ एक कोफिशिएंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब आपको पता होगा कोई भी कोफिशिएंट क्या होता है, जनरली मटेरियल पे डिपेंड करता है। कभी भी कोफिशिएंट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरी चीज़ों पे, ठीक है, किसी ना किसी सबस्टेंस की कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। जनरली जो कांस्टेंट होता है उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट डिफरेंस होते हैं। खैर, बात करते हैं हम, यहाँ मान लो डेल्टा एन लेंथ इंक्रीज हुई, ये लेंथ एल थी, इसमें डेल्टा एन इंक्रीज हुई, तो ये जो डेल्टा एल होता है वो बराबर होगा जितनी लंबाई पहले थी मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, दैट इज़ जो उसकी एक्चुअल लंबाई थी वो मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, दैट इज़ द लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा टी, जितना टेम्परेचर आपने चेंज किया। क्लियर हो गया? यहाँ से हम अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा। यहाँ से हम लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ गए? क्लियर हुआ? ओके, अब मान लीजिए कोई एक सबस्टेंस था,
ठीक है, जिसका पहले एरिया ए था और डेल्टा ए इंक्रीज हो गया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ आपकी बार डेल्टा ए बराबर ए मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब यहाँ बीटा टी क्या है, बीटा टी है एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट दैट इज बीटा। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एक फॉर्मूला तो ये मेरा ये आ गया, और यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ दैट बीटा इज इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, यानी डेल्टा ए दैट इज चेंज इन वो एरिया, दैट इज चेंज इन एरिया, कितना एरिया चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा टी टेम्परेचर के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी तरह से वॉल्यूम, अगर किसी में वॉल्यूम एक्सपेंशन हो तो मैं कह सकता हूँ, मान लो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट हमारा कितना है, वी है, वी नहीं मानते, गामा मानते हैं, गामा है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाई गामा मल्टीप्लाई डेल्टा टी, गामा मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, गामा निकाल सकते हैं, दैट विल बी डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई डेल्टा टी। हाँ या ना, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, यस और नो? समझ में आई ये चीज़ें, फॉर्मूला क्लियर हुआ? अब चलो, मान लो कोई एक ही सबस्टेंस है, अ सिंगल सबस्टेंस या सिंगल मटेरियल, कोई एक मेटल है, ठीक है, एक सिंगल मटेरियल है जिसकी हमने पहले लेंथ इंक्रीज करी डेल्टा बाय एल, फिर उसका एरिया इंक्रीज करा, फिर उसका एरिया इंक्रीज करा, दैट इज डेल्टा ए से इंक्रीज करा, लेंथ एल थी, डेल्टा एल कर दी, इंक्रीज कर दी, डेल्टा एल इंक्रीज कर दी, एरिया ए था, डेल्टा ए और बढ़ा दिया, ठीक है। अब कोई वॉल्यूम है, मान लो स्फीयर है, क्या है ये, स्फीयर है, वी था, डेल्टा वी बढ़ा दिया। अब मान लो ये तीनों के तीनों एक ही मटेरियल के बने हैं, एक ही मटेरियल के बने हैं, ठीक है, तो ध्यान दो, अगर मैं इनके एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात करूं, एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात करूं, तो वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी ये मत समझ लेना कि वो सेम है, नहीं, वो सेम नहीं है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट सेम है, लेकिन हमें पता है एक्सपेंशन कोफिशिएंट में लेंथ में अलग होता है, एरिया में अलग होता है, और वॉल्यूम में अलग होता है, दैट इज अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा रेशो विल बी 1:2:3। समझ गए, किसी एक ही सबस्टेंस के, किसी एक ही सबस्टेंस के एक्सपेंशन कोफिशिएंट में ए अल्फा बीटा अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा का जो रेशो होता है 1:2:3 होता है, एक ही सबस्टेंस के लिए। एक बात क्लियर हुई? तो यहाँ से मैं यही भी कह सकता हूँ कि अगर बीटा बराबर कितना होगा, बीटा बराबर 2 अल्फा हो जाएगा, और अगर गामा निकालना हो तो गामा बराबर 3 अल्फा हो जाएगा। तो किसी भी सबस्टेंस का अगर मुझे लीनियर कोफिशिएंट अल्फा पता है तो मैं बीटा भी बता सकता हूँ और गामा भी बता सकता हूँ। इतनी बात क्लियर हुई एक ही सबस्टेंस के लिए, क्योंकि एक ही सबस्टेंस के लिए जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन वॉल्यूम इसलिए चेंज होती है क्योंकि कोई चीज़ लेंथ से डिपेंड है, कोई एरिया से और कोई वॉल्यूम से। क्लियर हुई बात? अब यहाँ से एक और चीज़ समझते हैं कि अगर बीटा बराबर 2 अल्फा है तो अल्फा बराबर ये भी कह सकते हैं बीटा बाई 2। मान लो हमने एरिया निकाल करके बीटा निकाल लिया, तो अल्फा निकालने के लिए बीटा बाई 2 कर दो, और अगर गामा से निकालना है तो गामा बाई 3 कर दो। क्लियर हुआ? हाँ या ना? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस पेज के भी और इस पेज के भी, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर?
बोलो भाई, रिप्लाई तो दे दो। चलिए अब एक और टॉपिक आता है, थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस। अब ये टॉपिक मैंने इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि ये टॉपिक पीजीटी फिजिक्स के साथ साथ टीजीटी केमिस्ट्री में भी मुझे एक दो पेपर में देखने को मिला। दैट्स वाई आफ्टर द सम टाइम आई हैव एडिटेड दिस, इसलिए मैंने एडिट किया और इसमें रख दिया। शुरू करते हैं। देखो थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। एक चीज़ तो है तनाव और एक है खिंचाव, एक है तनाव और एक है खिंचाव। ओके, समझते हैं दोनों चीज़ों को। देखो हमने अभी पढ़ा, अगर हम किसी रोड को जिसकी लंबाई L हो उसे गर्म कर दें तो उसकी लंबाई में बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि हो जाएगी जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। इतनी बात क्लियर। अब मान लो व्हेन ए मेटल रोड हुज एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड सो एज टू प्रिवेंट द रोड फ्रॉम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन undergoes a change in temperature, thermal strain and the thermal stresses are developed in the road. ध्यान देना, मान लो एक फिक्स कोई हमारे पास रिजिड सरफेस है, इसके बीच में कोई एक रोड लगी हुई है, ये कोई एक रोड है, साइड वाले जो हैं ये फिक्स हैं, ये बिल्कुल फिक्स हैं, रिजिड हैं, हिल नहीं सकते। अब आपने इसको हीट करा, हीट करने के कारण क्या होगा, हमें पता है इसमें लंबाई में कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दैट द रोड हैज़ टेंडेंसी टू एक्सपेंड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लंबाई भी बढ़ेगी, इट मीन्स लंबाई में इंक्रीमेंट होगा कुछ ना कुछ, डेल्टा एल मान लो। सो इफ़ अ रोड ऑफ लेंथ एल इज हीटेड बाय द टेम्परेचर डेल्टा टी, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रोड डेल्टा एल विल बी, डेल्टा एल विल बी क्या हो जाएगा, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। समझ गए, कितनी लेंथ उसकी बढ़ गई, वो क्या होगी, लेंथ जो थी मल्टीप्लाई एल्फा जो कि उसका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है, मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ये होता है, इतनी बढ़ गई। अब बट ड्यू टू द बीइंग फिक्स्ड एट द एंड रोड डज नॉट एक्सपेंड एंड अ कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेंथ इज डेवलप इन हुज वैल्यू इज। ये कह रहे हैं, अब देखो क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स है दोनों साइड से, दोनों साइड से फिक्स होने के बाद क्या होगा, लंबाई तो नहीं बढ़ पाएगी, लंबाई उसे बढ़ने नहीं दे रहे लंबाई में, तो एक इसमें स्ट्रेन आ जाएगी, एक तनाव इसमें आ जाएगा, एक इसमें तनाव आ जाएगा। तो वो जो तनाव होगा उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल एल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल एल्फा इंटू डेल्टा टी। दिस इज द थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, कुल मिला के हम इसे ये भी कह सकते हैं रिलेटिव लेंथ इंक्रीज इज इक्वल थर्मल स्ट्रेन। समझ गए, जितनी रिलेटिव लेंथ इंक्रीज हुई, रिलेटिव लेंथ क्या होती है, किसी भी चीज़ का रिलेटिव कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल, भाई कितना बड़ा बटे कितना था, यही तो निकालते हैं रिलेटिव, किसी भी चीज़ का रिलेटिव एरर निकालना हो तब भी ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल एल्फा टी। यानी कि समझ लो जो फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा एल के लिए था बस उसमें एल डिवाइड में ले आए, तो ये थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। थर्मल स्ट्रेन मतलब तनाव, ये होता है। अब सुनो ध्यान से, एक थर्मल स्ट्रेन होगी, एक चीज़ और होती है दैट इज थर्मल स्ट्रेस। अब थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज वाई इंटू थर्मल स्ट्रेन। तो ड्यू टू दिस स्ट्रेन अ थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप इन द रोड हैविंग अ वैल्यू। इस तनाव के कारण एक स्ट्रेस आ जाता है, एक मुड़ाव आ जाता है, एक तरह से क्या आ जाता है, रोड में मुड़ाव आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा, एक तरह से भी कह सकते हो। मान लो जो रोड है वो लंबाई में तो बढ़ नहीं पा रही, लेकिन वो थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी, समझ लो, या इसमें कहीं से जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मुड़े, ऐसा भी हो सकता है हल्का फुल्का, समझ लो। ये जो आया, ये जो थर्मल स्ट्रेस इस पर डेवलप हो रही है वो कितनी है, y दैट इज यंग्स मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाय थर्मल स्ट्रेंथ, दैट इज y मल्टीप्लाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, अल्फा इंटू डेल्टा टी, वो रख दिया, दैट विल बी थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल y मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई डेल्टा टी।
ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे कितना फोर्स रोड लगा रही है, इस थर्मल स्ट्रेस के कारण कितना फोर्स रोड लगा रही है दीवारों पर, वो हम निकाल सकते हैं। दैट विल बी इज इक्वल थर्मल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। फोर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रोड। अब ये चीज़ क्या है, सुनो ध्यान से। हम ये कह रहे हैं, मान लो ये मुड़ी नहीं भाई, हम मोड़ने का तो मैं तुम्हें एक वैसे ही तो बता रहा हूँ जनरली। जैसे हम सोच लेते हैं कि अगर स्ट्रेस डेवलप होगी तो वो कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा, डिफॉर्मेलिटीज आएगी रोड में, समझो आनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आ रही तो क्या होगा, रोड दीवारों की साइड फोर्स लगाएगी। अब वो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, थर्मल स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द रोड। दैट विल बी एफ इज इक्वल वाई मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई डेल्टा टी इंटू ए। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल वाई यंग्स मॉड्यूल मल्टीप्लाई अल्फा इंटू डेल्टा टी, दैट इज थर्मल स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया इज द एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ रोड, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। अब रोड जैसी है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। मान लो रोड कोई सर्कुलर है तो उसके हिसाब से आएगा, ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल में अलग आएगा और बाकी सब चीज़ों में अलग। क्लियर हुई इतनी बात। ये टॉपिक भी इसमें से क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, एफ बराबर वाई मल्टीप्लाई डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई ए। ये भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि एल्फा इंटू डेल्टा टी बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, इतनी बात क्लियर हुई सबको। अब एक और टॉपिक जिससे जनरली बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर से, कि वाटर का जो बिहेवियर होता है बाकी सबसे अलग क्यों है, विषम व्यवहार क्यों है। सबस्टेंस जनरली क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर पानी जो होता है वो थोड़ा सा अलग ही बिहेवियर दिखाता है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जनरली क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड डेंसिटी इंक्रीजेज। लेकिन जैसे जैसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, इसका वॉल्यूम तो घटता है, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। ओके, एंड आफ्टर द 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इंक्रीज एंड द डेंसिटी डिक्रीज। और आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस प्लस में क्या होता है, इससे प्लस करने पे कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो तो बढ़ने लगता है और डेंसिटी घटने लग जाती है, जो जनरली होना चाहिए। लेकिन ये जो 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक का बिहेवियर है, यही इसका विषम व्यवहार है। ओके, सो एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एंड द वॉल्यूम इज मिनिमम। इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का वॉल्यूम होता है वो सबसे कम होता है और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इतनी बात क्लियर। ये इसका विषम व्यवहार है, पॉइंट याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब समझते हैं हीट को। उससे पहले एक गिलास पानी पी के आता हूँ, आप भी पी लीजिए, फिर हीट को समझेंगे ये क्या है। देखो भाई, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ये क्या है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये किस पे डिपेंड करती होगी, सबस्टेंस पे। तो किसी भी सबस्टेंस की स्पेसिफिक हीट उस सबस्टेंस के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए वही होती है। दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ें आपने फिक्स कर दी ना, 1 ग्राम लिया, 1 डिग्री सेल्सियस लिया, दैट इज
तो जितनी हीट उसमें चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। दैट विल बी एस इज इक्वल क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ये होता है एस इज इक्वल क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ एस क्या है, एस तो स्पेसिफिक हीट है, क्यू जितनी हीट हमने उसे दी दैट इज हीट गिवन, जो वही हमें हीट उसे देनी है, ठीक है। एम इज इक्वल मास ऑफ सबस्टेंस, जितना हमें मास दिया गया है, मास ऑफ सबस्टेंस, और डेल्टा टी क्या है हमारा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ये सब चीज़ें हमारी हैं। ओके, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी दैट इज़ हमारी जो क्यू है वो कैलोरी आ गया, और अमाउंट हमने ग्राम में ली है, टी हमने डिग्री सेल्सियस में लिया है, तब तो ये हो गया। अगर हम इसका ऐसा ही मात्रक की बात करें तो जो हीट है वो हमें जूल में लेनी पड़ेगी, मास ग्राम में लेना पड़ेगा, और जो हमारा टेम्परेचर होगा वो केल्विन में आएगा, दैट इज़ के आएगा यहाँ, नॉट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब ध्यान देना, किसी भी सबस्टेंस को जो हम हीट देते हैं, जो भी उसमें हीट देते हैं जिसके कारण टेम्परेचर चेंज होता है, दैट विल बी क्यू इज इक्वल एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब है किसी भी सबस्टेंस को टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ती है उसको हम निकाल सकते हैं, मास जितना उस सबस्टेंस का मास है मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई टेम्परेचर। अब बात करते हैं गुप्त ऊष्मा, दैट इज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है, देखो जनरली हीट होती है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन लेटेंट हीट वो होती है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो समझते हैं। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of a given mass of substance at constant temperature। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान आपको दे दिया, और आपको जस्ट उसकी स्टेट चेंज करनी है, चाहे तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू स्टीम, वेपर, जो भी कुछ आपको बनाना है, उससे ज़्यादा प्लाज्मा स्टेट, कुछ भी हो, अगर आपको केवल स्टेट चेंज करनी है एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, तो जो आप इसे हीट देंगे उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। जनरली इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास बर्फ़ है, दैट इज़ एट 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है। अब हमें इसे वाटर में चेंज करना है, तो वाटर में चेंज करने के लिए, केवल स्टेट चेंज करने के लिए हमें जो यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, उसी हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। ओके, अब लेटेंट हीट देने के बाद क्या होगा, ये जो आइस है ये सिर्फ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी कि नो चेंज इन टेम्परेचर। तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई डेल्टा M। कितनी हीट हमने दी, दैट इज L, जो कि इसकी लेटेंट हीट है जितनी उसे चाहिए, मल्टीप्लाई बाय मास, और L बराबर क्या होता है, Q अपॉन M। अगर हमें ये पता करना है कि लेटेंट हीट कितनी है उस सबस्टेंस की, कितनी हमें चाहिए लेटेंट हीट, तो वो होती है Q अपॉन M, जितनी हमने लगाई डिवाइडेड बाय मास। ओके, इसका यूनिट क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम। यूनिट क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं जूल पर ग्राम। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके, अब ये जो लेटेंट हीट होती है ये होती है 2 टाइप की, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। पहली आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसे हिंदी में कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। अब इसका मतलब क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस into water, or we can say a solid to liquid without change in temperature, without changes
इन टेम्परेचर, यानी कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस से उसको लिक्विड में बदलने के लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में चेंज किए जो हीट चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे अभी मैंने बताया था। दूसरी हमारी क्या आती है, दूसरी हमारी आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, दैट विल बी हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड टू गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ओके, यानी कि मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास वाटर है। अब हमें इसे स्टीम में चेंज करना है, भाप में बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। तो जितनी यहाँ पर हीट लगेगी उससे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो समझ में आई बात। जब हम वाटर से स्टीम में चेंज करें या लिक्विड से किसी चीज़ को गैस में बदलें विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट जाती कहाँ है, हीट तो हमने लगाई, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो गई कहाँ। ये जनरली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में लग जाती है, खर्च हो जाती है, जिसके कारण स्टेट चेंज होती है। हमें पता है अगर सॉलिड है तो पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, लिक्विड होने पे पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, गैस होने पे और भी दूर जाते हैं। तो उनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ही ये हीट खर्च हो जाती है, जो जनरली टेम्परेचर इंक्रीज फिर नहीं करती। ओके, चलिए अब मैं इसका आपको एक बढ़िया सा डायग्रामेटिकली आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया दैट -15 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास आइस है, ओके, और आपको उसका फाइनल टेम्परेचर चेंज करके पहुंचाना है 135 डिग्री स्टीम, ठीक है, यहाँ तक ले जाना है। अब हमें इसका ना एनर्जी कर्व बनाना है, एनर्जी बनानी है कि एनर्जी कहाँ से कहाँ तक हमें कितने कितने टाइप की एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आप जब कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चन करेंगे, कैलोरीमेट्री वाले करेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी जनरली ऐसी दी जाती है कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। उसके लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कब कहाँ कौन सी स्टेट चेंज होगी, कितने टाइप से उसमें हीट लगानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वो नहीं निकलते। ये ध्यान देना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकलते। अगर इसमें कोई भी एक स्टेट चेंज हो रही है तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। तो उसके लिए ये भी समझना ज़रूरी है। मैं आपको पूरा मैप समझा देता हूँ, ठीक है। समझते हैं। देखो मान लीजिए एक मैं बॉक्स बनाता चलूँगा। 15 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास आइस है, टेम्परेचर कितना है -15 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो सबसे पहले मुझे इसको लाना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में, ठीक है। इसका मतलब -15 से लेके थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस से मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वाटर में, और वाटर भी कहाँ पर रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें सुनो, इसमें एक हीट तो लगेगी ये, जो कि होगी 15 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री आइस तक। ये जो हीट है, ठीक है, इसी को हम जनरल हीट एब्जॉर्ब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इतनी बात कि वैसे तो हीट इसमें एब्जॉर्ब भी होगी पूरे प्रोसेस में, फिर भी हीट एब्जॉर्ब नंबर 1। अब ये जो हीट 1 होगी दैट विल बी Q विल बी M इंटू S इंटू डेल्टा T के बराबर होगी। इतनी बात क्लियर है, M इंटू S इंटू डेल्टा T के बराबर होगी, ओके। ये हमारी वो हीट है जो सबसे पहले ये केवल अपना टेम्परेचर 15 डिग्री से थोड़ा बढ़ाकर 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएगा, ओके। अब यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, तो यहाँ जो हीट लगेगी उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। और कितनी हीट यहाँ पर यूज होगी, दैट विल बी Q विल बी M इंटू L, ठीक है। ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं। ये हीट लगी सिर्फ सब्सटेंस की जो स्टेट है उसको चेंज करने में,
दैट इज चेंज इन स्टेट में। ओके ये लगी। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर आ गया। अब वाटर को हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, इसको पहुंचाएंगे कहाँ तक? इसको हम पहुंचाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक हीट लगेगी, लगेगी हीट। ठीक है, यहाँ पर भी हीट लगेगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। अब हीट एब्जॉर्ब कौन सी होगी? सिंपल वाली, जो भी हम हीट दे रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है ना, दैट विल बी Q3 विल बी इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी हीट लगेगी उसमें स्पेसिफिक हीट किसकी आएगी? वाटर की। इसमें जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो किसकी आएगी? आइस की। ये भी ध्यान रख लो, S बराबर यहाँ पर आइस आएगा, यहाँ जो S है वो आएगी वाटर की। इतनी बात क्लियर हुई? दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ओके, अब यहाँ कुछ और सब्सटेंस होगा तो उसकी आएगी। अभी हम कहाँ पहुँच गए? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, लेकिन अभी हमें 135 डिग्री स्टीम तक जाना है। अब हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर वाटर की जो स्टेट है वो चेंज होगी, वाटर की स्टेट चेंज होगी, दैट विल बी चेंज इन स्टेट। वो किस में बदल जाएगी? स्टीम पर, लेकिन टेम्परेचर हमारा सेम रहा 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो हीट लगेगी, तो क्या मैं उसे हीट को कह सकता हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? क्या कह सकता हूँ? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, ये कह सकता हूँ। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी Q4 विल बी M इंटू L। और यहाँ लेटेंट हीट किसकी आएगी? स्टीम की। यहाँ लेटेंट हीट किसकी आई? आइस की। आइस की लगाओ चाहे वाटर की लगाओ एक ही बात है। यहाँ पे भी स्टीम या आइस में आप कुछ भी लगाओ वो बात वही रहेगी। वैसे वाटर की कह सकते हो क्योंकि लेटेंट हीट वाटर ही कन्वर्ट हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब एक और आएगी, दैट इज़ जिसमें हम टेम्परेचर चेंज करके इसका फाइनल टेम्परेचर कर देंगे 135 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। तो यहाँ जो हीट एब्जॉर्ब होगी फाइनली, जो यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट इज हीट नंबर 5। ये जो होगी वो क्या होगी? Q5 विल बी M इंटू S इंटू डेल्टा T। अब यहाँ ये जो S है वो किसकी है? स्टीम की, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। समझ गए? तो एक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है इसका, वहाँ से लेके और स्टीम के ऊपर तक ले जाने में, यानी टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ाना है 100 से, तो 5 बार हमें हीट इसको देनी पड़ती है। 5 जगह हीट चेंज होता है, 5 जगह हीट चेंज होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब मान लो इन्होंने कहा इन दोनों चीज़ को मिक्स किया गया, एक जगह आइस है एक जगह स्टीम है, मिक्स कर दिया, तो होगा क्या? समझो, जो आइस है वो तो करेगी टेम्परेचर गेन, ओके, और जो हमारी स्टीम है वो करेगी टेम्परेचर लॉस। और एक टाइम ये जो स्टेट आएगी उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। समझ गए इतनी बात? तो हम ये कहेंगे आइस की तरफ से शुरू करके दैट हीट एब्जॉर्ब बाय आइस और हीट लॉस बाय स्टीम, फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, बस आपका मेथड आइस की तरफ से सीधा चलेगा, स्टीम की तरफ से उल्टा चलेगा, दोनों को टकरा के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। ठीक है, जितनी हीट इधर उतनी हीट दूसरी साइड, जितनी ये एक तरह से आइस लॉस करेगा, स्टीम उतनी, मतलब जितनी आइस गेन करेगा उतनी ही स्टीम लॉस करेगी, अगर हम इन दोनों को अलग अलग चीज़ों में मिक्स कर दें। ठीक है, मिक्सिंग वाला केस, ये अलग चीज़ है, ध्यान रखना, ये अलग है। ये वाला जो केस मैंने नीचे बताया ये अलग है, ये आपके एक किसके लिए यूज़ होगा? कैलोरीमेट्री के लिए। समझ गए? ये जो मैंने मैप बनाया ये आपके लिए बहुत काम आएगा जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलते हैं आगे। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमेट्री क्या कहती है? दैट हीट गेन बाय द सब्सटेंस विल बी इक्वल टू हीट लॉस। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जितनी हीट गेन की गई वो उस दूसरे सब्सटेंस के हीट लॉस के बराबर होती है। इतना सा इसमें कंसेप्ट है, यह आप याद रखोगे, माइंड मैप मैंने बता दिया, उसको ध्यान रखना।
अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर देखो, स्थिर आयतन पर किसी भी गैस के एक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, दैट इज सीवी। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम 1 gram of substance temperature is increased by 1 degree Celsius, the heat is called CV, that is specific heat at constant volume. Okay, so किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है, जितनी ऊष्मा उसमें लगती है, उसे हम कहते हैं CV, दैट इज स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ओके, जितनी हीट लगती है उसको। अब क्योंकि यहाँ जो हीट है वो एक स्पेसिफिक ग्राम और स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए यूज हो रही है, इसलिए इसे सीवी कह रहे हैं। बहुत सारे सब्सटेंस के लिए सीवी नहीं कहेंगे, फिर तो उसका हीट ही कहेंगे उसको। अब ये कह रहे हैं, अगर केमिस्ट्री में हम ग्राम की बात नहीं करते, मोल्स की बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं किसी स्थिर आयतन पर गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। दैट इज, अब की बार हम क्या कर देंगे, अगर 1 मोल सब्सटेंस है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड हो आपकी, उसे आप क्या होगा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर हुआ? दोनों केस में हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। ओके, ठीक है। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, CV इज इक्वल mCV, ये भी कह सकते हैं आप। मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो CV होता है उससे मोल्स मल्टीप्लाई करके आ जाती है। अब यही चीज़ आती है स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट में कुछ अलग नहीं है, सेम ही चीज़ है, दैट एट कांस्टेंट प्रेशर when 1 gram of substance temperature increased by 1 degree Celsius, the heat required is called specific heat at constant pressure, that is called CP। या फिर अगर मोल की बात करें तो when 1 mole of substance temperature is increased by 1 degree Celsius, the heat required is called CP, that is molar CP, mCP। ओके, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो ये होती है CP इज इक्वल m/CP। तो ये चीज़ है, बस समझ में आया? तो इतना सा इसका माइंड मैप है छोटा सा, अगर आप ये याद रखोगे, इतनी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। अब CV व CV में एक रिलेशन होता है, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल R। CP माइनस CV इज इक्वल R, दिस इज कॉल्ड द मेयर्स फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं, मेयर का फॉर्मूला कहते हैं। R इज ए गैस कॉन्स्टेंट, जहाँ R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। इतनी बात क्लियर? ओके, अब देखो इनमें ना डिफरेंस आता है, तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सो व्हाट इज CV एंड व्हाट इज CP, इनके बीच का डिफरेंस आता है। CV इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और रिलीज विद अ चेंज इन टेम्परेचर विद वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो CV क्या है, CV हीट की वो अमाउंट है जो कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब या रिलीज करता है जब उसके टेम्परेचर में चेंज होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। CP क्या है, सेम चीज़ है। CP इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और रिलीज विद अ चेंज इन टेम्परेचर व्हेन अ प्रेशर डज नॉट चेंज, जब प्रेशर चेंज नहीं होता, दैट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसमें प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड CV इज इक्वल विल बी du/dt, दैट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। CV क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी सब्सटेंस को हीट देकर उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। यहाँ पर CP बराबर क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज क्या होता है, एंथैल्पी में चेंज होता है। सो CV इज रिलेटेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, CP इज रिलेटेड टू द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल सिस्टम इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी क्या होती है,
सम होता है किसका, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। जितनी भी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है उन सब का सम होता है इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी इज द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये किसके बराबर होता है एंथैल्पी, किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके क्लियर हुआ। अब यहाँ से सीपी और सीवी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ये हमें याद करना है, ये सारा का सारा हमारा याद करने का है, हमें याद रखना है इन्हें। तो सी बराबर क्या होता है, जनरली इसका फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है। तो सी वी क्या होता है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज डे क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दैट इज चेंज इन हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन एनर्जी अपॉन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। या अब की बार सॉरी वी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह दिया तो मतलब वही है। ओके, इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, दैट इज़ डी यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं जब हमें अमाउंट पड़ी हो। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब सी वी की वैल्यू जो आती है फॉर आती है मोनो एटॉमिक गैस, दैट इज़ एक परमाणु गैस के लिए। एक परमाणु गैस के लिए जो सी वी की वैल्यू होती है वो होती है 3/2 R। ठीक है, द्विपरमाणु के लिए क्या होती है, द्विपरमाणु के लिए होती है सी वी बराबर 5/2R। और ट्राई एटॉमिक के लिए दो केसेस होते हैं, एक तो लीनियर स्ट्रक्चर और एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। लीनियर के लिए क्या होती है सी वी बराबर 7/2R, ट्रायंगुलर के लिए क्या होती है 6/2R। ओके, अब हमें पता है सी पी माइनस सी वी बराबर क्या होता है R होता है, सी पी माइनस सी वी बराबर R होता है, ये हमने अभी देखा था। तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, दैट सी वी बराबर क्या हो जाएगा सी पी माइनस R। तो अगर हमें कहीं पर सी पी भी दिया है और हमें सी पी निकालना है तो ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ से एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज सी वी इज इक्वल R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वी बराबर सी पी अपॉन गामा, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये 4-5 फॉर्मूले थे। अब बात करते हैं सीपी की। तो सीपी के लिए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और वी कैन से दैट इज एंथैल्पी चेंज। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जब कोई हीट या सिस्टम की एंथैल्पी चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर मोनोएटॉमिक गैस सीपी की जो वैल्यू होती है 5/2R। अब ये कहाँ से आया, देखो हमें पता है सी पी माइनस सी वी बराबर क्या होता है R। ठीक है, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए सी वी की वैल्यू कितनी होती है 3/2R। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस 3/2R, दैट विल बी 5/2R। ओके, तो ये ऐसे आई है। तो मोनोएटॉमिक एक परमाणु गैस जैसे कि हमारी नियॉन, हीलियम, आर्गन, इन सब के लिए जो सीपी की वैल्यू होती है 5/2R होती है और सीवी की वैल्यू 3/2R होती है। ओके, अभी पीछे पढ़ा था। फॉर डायटोमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू 7/2R होती है, जैसे कि H2, Cl2, Br2, O2, N2, इन सब के लिए। डायटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है 7/2R। फॉर ट्राइएटोमिक गैस के लिए लीनियर स्ट्रक्चर के लिए होती है सीपी बराबर 9/2R एंड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के लिए होती है 8/2R। तो कुल मिला के पिछले वाली में से हर एक में +2 हो रहा है सब में। देखो अगर आप देखें ना 3, 5, 7, 6 था, यहाँ 5, 7, 9 और 8 हो गया, सब में 2 प्लस हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमें पता है सी पी माइनस सी वी बराबर R होता है, तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा R प्लस सी वी और सी वी प्लस R, एक चीज़। और सी पी बराबर क्या हो जाएगा गामा R अपॉन गामा माइनस 1, ये हो जाएगा एक फॉर्मूला। सी पी बराबर गामा R अपॉन गामा माइनस 1 और सी पी बराबर ये हो जाएगा गामा इंटू सी वी। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला आते हैं गामा के। तो गामा के फॉर्मूला होता है सबसे पहले गामा इज इक्वल सी पी अपॉन सी वी, इंपॉर्टेंट है। फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा की जो वैल्यू होती है 1.66 होती है। अब ये आई कैसे 1.66, सिंपल सी बात है। फॉर मोनोएटॉमिक गैस अगर मैं लिखूँ तो ये होती है 5/2, सी वी की वैल्यू होती है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये रह गया 5/3, दैट विल बी 1.66।
तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1.66। फॉर डायटोमिक गैस गामा की वैल्यू होती है 1.4, ट्राइएटोमिक के लिए और भी कम हो जाएगी, दैट विल बी 1.28 और ट्रायंगुलर के लिए 1.33। ओके, ये चीज़ें आप याद रखिए। एंड फॉर एयर, हवा के लिए, लेट एज्यूम द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डायटोमिक गैस। मान लीजिए जो हमारी एयर है वो डायटोमिक गैस का मिक्सचर है N2 और O2, तब गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4। तो ध्यान देना, अगर एक जगह पे एक से ज़्यादा गैसेज हैं तो उससे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी एक गैस के गामा की वैल्यू आ सकती है, किसी भी एक गैस से गामा की वैल्यू आ सकती है। मान लो डायटोमिक गैस का मिक्सचर है तो एक से किसी से भी ले लो, अगर मोनोएटॉमिक गैसेस का मिक्सचर है तो 1.66 हो जाएगी। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जो आज चीज़ें बताई सारी की सारी आपके एग्जाम स्पेसिफिक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको अपने पास नोट कर लेना और इनके जो लास्ट में 3 टॉपिक आए हैं इनको याद कर लेना, जो फॉर्मूले मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे अब शुरू होगा थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। सो गुड बाय एवरीवन, ये चीज़ें समझ में आई होगी, और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए बहुत धमाकेदार से, बढ़िया से और बिल्कुल स्टैंडर्ड के साथ। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहिए लाइव क्लास में, और कोई डाउट कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।